हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और सबसे पहले मैं अब ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन को ऑन नहीं किया है, तो उनके पास क्या है, नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा है ना। तो आप लोग जिन बच्चों ने भी बेल आइकन को ऑन नहीं किया है वो लोग पहले ऑन कर लें जाकर, ठीक है, जिससे कि वो अपडेट रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आपको इससे पहली वाली क्लास काफ़ी पसंद आई थी, तो आज भी मैं सीरीज़ के अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है। कहता है ओजोन फैलाती है, सल्फर डाइऑक्साइड कहलाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, ठीक है। देखो, ये जो यातायात में जो धुआं निकलता है गाड़ी वगैरह से, तो ये कौन सी गैस होती है, ये होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हानिकारक गैस होती है। ये गैस क्या होती है, उच्च सांद्रता में बहुत घातक होती है, क्योंकि ये शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन का परिवहन रोक देती है और खराब हवादार स्थान तथा खराब रखरखाव के उपकरण से पर्याप्त उच्च सांद्रता वाली मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अतः आंतरिक यातायात हो गया, जैसे कि भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वायुमंडल में घुलकर ओजोन स्तर को भी हानि पहुंचाती है तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। ये हमारे खून में हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाती है, जिससे कि हमें क्या होता है, सांस लेने में भी परेशानी होती है। इसलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में क्या नहीं जलाना चाहिए, अंगीठी को या कोयले को नहीं जलाना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, गैस क्या होती है, हल्की हल्की निकलती है। इसे हम स्लो पॉइजन भी बोलते हैं। इसलिए मना किया जाता है कि बंद कमरे में कोयला या अंगीठी को नहीं जलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करने लगती है, और क्रिया करने के बाद क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और व्यक्ति क्या होता है, हल्के हल्के मरने की कतार पर पहुंच जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि घरेलू पशु जो जुगाली करते हैं वो कौन सी प्रदूषक गैस छोड़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, मीथेन छोड़ते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। देखो, जैसे कि गाय हो गई, बकरी हो गई, ये खाने के बाद क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, जैसे कि मुँह चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा, कभी भी आप दूध लेने गए होगे डेयरी पर या बाहर निकले होगे तो देखा होगा कि गाय वगैरह या बकरी अपना मुँह चलाती रहती हैं, लेकिन उनके मुँह में कुछ भी नहीं होता है। ऐसा होता क्यों? देखो, घरेलू पशु भोजन निगलने के बाद जब वो भोजन को निगल लेते हैं, उसे पचाने के लिए जुगाली करते हैं, और जुगाली में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। कौन सी? मीथेन गैस निकलती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर, और 133 क्वेश्चन कूट से संबंधित है। ठीक है, कूट बाद में देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए, ठीक है। कहता है कि वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं, जड़ें होती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार करना, या लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले जाना। कहता है कि बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपको ये बताना है, देखो, बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले कुछ विशेष लक्षण जो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप क्या है, नोट कर लीजिए, लिखने में टाइम जाएगा ज़्यादा, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर होने लगोगे। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उनकी शाखा नहीं, जड़ें होती हैं। क्या होती हैं वो? जड़ें होती हैं, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जड़ों द्वारा वृक्ष को क्या दिया जाता है, मजबूत खंभों की भांति सहारा देना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चला जाना। बिल्कुल आपने देखा होगा, जब कोई पुराना पेड़ देखा होगा, वो क्या होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। अब चौथा दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, यानी कि आपका पहला, तीसरा, पाँचवा ऑप्शन हो जाएगा। कहता है जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार। नहीं, जो लटकती हुई जड़ें होती हैं वो भोजन का निर्माण नहीं करती। भोजन का निर्माण कौन सी करती हैं, जो नीचे होती हैं, ठीक है, पेड़ की जड़ वो वाली करती हैं, ये नहीं करती। कहता है जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑप्शन की ओर। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा, पाँचवा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
134 क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल का वे क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है, क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। ठीक है, देखो समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल जो होता है आपका, इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल में क्या क्या पाया जाता है, मध्य मंडल में क्या क्या पाया जाता है और आयन मंडल में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, देखो मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे मौसम संबंधी घटनाएं में जैसे क्षोभ विक्षोभ, बादल पाए जाते हैं, आंधी तूफान, बिजली चमकना, और इसी में ही हेलीकॉप्टर आपका उड़ता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर अगर पूछ ले कहाँ उड़ता है तो क्षोभ मंडल में उड़ता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है आपका, क्षोभ मंडल में उड़ता है। अब आ जाओ समताप मंडल में। समताप मंडल में आपकी एक परत पाई जाती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन परत, जैसे हम O3 बोलते हैं। ये किस में पाई जाती है, आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल जो होता है आपका सबसे ठंडा मंडल होता है। कैसा होता है, सबसे ठंडा मंडल होता है। ठीक है, और टूटते हुए तारे का प्रकाश भी इसी मंडल में दिखाई देता है। जबकि आयन मंडल में 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। ठीक है, ये पाई जाती हैं। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की ओर। और 134 कहता है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि असम में रहने वाले ग्रामीणों लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। कह रहा है बांस के घर बनाना चाहिए, बांस के खंभों पर, ढालू छत पर, या मिट्टी और फूस के बने घर, या सपाट छतों वाली लकड़ी के घर। तो कौन से बनाना चाहिए ये बताना है। ठीक है, तो इन लोगों को कैसे बनाना चाहिए, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि असम में ज़्यादा वर्षा होती है, तो वर्षा के कारण बाढ़ आती रहती है। तो यहाँ पर खंभों के ऊपर, मजबूत खंभे के ऊपर 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, या 3 से 3.5 मीटर। 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो 10 से 12 मिलेंगे आपको, या तो 10 से 12 फुट होगा, और अगर ये नहीं होगा तो 3 से 3.5 मीटर होगा। ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी छतें कैसी होती हैं, ढालूनुमा होती है, जैसे कि पानी जब उनके ऊपर गिरता है तो नीचे बह जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 136 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 136 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। मैंने बताया था आपका ऑफलाइन पेपर है, पेपर आपको मिलेगा, तो जैसे ही नहीं बोले आप उस पर क्या कर लेंगे, सर्किल कर लेंगे, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, कहता है बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, या बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करते हैं। कहता है कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना। बिल्कुल, जब बच्चा खोजेगा तो खुद तत्पर होगा, और बच्चा जब खोजता है तत्पर रहता है, यानी कि खुद एक्टिव रहता है और कर सीखता है, यानी कि ये ऑप्शन तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक मनचालक कौशलों का विकास करती हैं। बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि प्राथमिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बिल्कुल प्राकृतिक से जोड़कर पढ़ाना, सामाजिक वातावरण में भ्रमण पर ले जाना, उससे जोड़कर पढ़ाना। इससे क्या होता है, बच्चा अवलोकन शक्ति का विकास होता है। कहता है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बिल्कुल, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। लेकिन मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस में बताया है कि जब भी शब्दावली आ जाए, परिभाषाएं आ जाएं, तो ये सब क्या होता है, सीटेट में निगेटिव होते हैं। आप लोग इसे काट दीजिए। कहता है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना, यानी कि और उनको ऊपर प्रेशर डालना, और वो भी परिभाषाएं रट्टा पढ़वाना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका हूँ। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना कैसा है। कहता है निष्कर्ष पर पहुँचने। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि रेलवे टिकट क्यों दिखाया जाता है। एक टिकट से और क्वेश्चन बनता है कि रेलवे टिकट में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो रेलवे टिकट में केवल व्यक्ति का नाम नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, नाम नहीं होता
है, ठीक है। इसके अलावा सारी चीज़ें होती हैं, लिंग होता है, तारीख होती है, आने जाने की होती है, कहाँ से कहाँ तक जाना, ये सब कुछ होता है। बस क्या नहीं होता है, नाम नहीं होता है। खिड़की वाली टिकट की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। रेलवे टिकट का नमूना दिखाना कैसा है बड़े पर्यावरण में, ठीक है। देखो, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का उद्देश्य होता है, क्या होता है कि बच्चों को ये वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, बिल्कुल वास्तविक जानकारी से। साथ ही इससे बालकों में अवलोकन कुशलता का भी विकास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है तथा साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 की ओर कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो, फिर से नहीं वाला हो गया। आपको फिर से ध्यान रखना है कि नहीं पे आप ध्यान कर सर्कल या कुछ भी बना लेंगे पहचान। कहता है कि इसमें परीक्षा परिणाम का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम किया जाता है या मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है, ठीक है। तो एक अभी मैंने ऊपर पिछले क्वेश्चन में समझाया था, तो आप लोग अच्छे से पकड़ लिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। कहता है कौन सा नहीं है। मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित तरीके से बनाया जाता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कहता है इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को भी कम किया जाता है, बिल्कुल दबाव को कम किया जाता है। परीक्षा को प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थी को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाता है, ये भी ठीक है। फिर क्या कहता है? कहता है कि इसमें परीक्षा प्रणाली का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, यही वाला ऑप्शन आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है। देखो, ये वाला कहता है कि इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये हमने देखा नहीं सही से, कह रहा है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में विभाजित नहीं करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। कहता है कि पाठ्य योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है, क्या आता है? प्रारंभिक व्यवहार आता है, अनुदेशनात्मक सामग्री आती है, प्रस्तावना आती है या प्रस्तुतिकरण आता है। तो समावेशी कक्षा के एक शिक्षक को पाठ्य योजना के अनुदेशन का अनुरूप बच्चों की गतिविधि को बदला जा सकता है। इसके पश्चात अनुदेशनात्मक सामग्री आती है। कौन सी आती है? अनुदेशनात्मक सामग्री आती है। इसके अंतर्गत छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावशाली अध्यापन प्रणाली को अपनाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आपका हो जाएगा अनुदेशनात्मक सामग्री। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक शिक्षक कक्षा में पक्षियों की तेजी से घटती संख्या के विषय में विद्यार्थियों को निम्न 4 कारण बताता है, ठीक है। और फिर कहता है कि शिक्षक द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण बताना है हमें, ठीक है। कहता है शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। कहता है जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। पक्षियों के वास स्थानों की बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। चौथा ऑप्शन कहता है कि कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही। देखो, अनियंत्रित शहरीकरण, कृषि में रसायन उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल टावर से उत्पन्न विकिरण से पक्षियों की संख्या से गिरावट हो रही है तथा तीव्र औद्योगिकरण के कारण पक्षियों के वास स्थानों में व्यापक पैमाने पर भी कटौती हुई है। तो कौन सा ठीक होगा? देखो, पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, ये भी ठीक है आपका, है ना। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, मच्छर भगाने वाली दवा पैमाना, ये दोनों ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी लास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।